सभी साथियों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। मैं आपका होस्ट और दोस्त एस के यादव आप सभी का वार्म वेलकम करता हूं आज की इस स्पेशल वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट के साथ। जी हां, जैसा कि आप और हम सभी जानते हैं कि 1 अप्रैल से देश भर के अंदर बहुत सारे नियम चेंज हो जाते हैं, बहुत सारे नए कानून लागू हो जाते हैं, बहुत सारे विषय वस्तुओं में जो है उनके प्राइजेज में, उनकी कैपेसिटी में, उनके अवेलेबिलिटी में बहुत बड़े बड़े चेंजेस देखने को मिलते हैं। ऐसा ही एक बहुत बड़ा चेंज आपको अब देखने को मिलेगा इस एनजीओ सेक्टर के अंदर भी, इस सामाजिक परिवेश के अंदर भी। जी हां, बिल्कुल 1 अप्रैल 2026 से राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के साथ संबद्ध और गैर संबद्ध सभी संस्थाओं के लिए काफ़ी सारी चीज़ें तुरंत और प्रभावी रूप से बदलने जा रही हैं, जिसके डिटेल्ड इंफॉर्मेशन के लिए मैं आपको अब लेकर चल रहा हूं मेरी स्क्रीन पर। हियर वी आर। जी हां, 1 अप्रैल 2026 से महासंघ में क्या क्या बदलने जा रहा है हमारी एनजीओज के लिए, उसमें बात करते हैं पॉइंट नंबर 1 की। हमारे गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स, राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ ने अपने गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स में एक बड़ा परिवर्तन किया है, जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। टारगेट ऑडियंस, इसमें भी जो हमारा लक्षित दर्शक वर्ग है उसके लिए भी कुछ नई विकल्प दिए गए हैं, कुछ नए चेंज, कुछ नए अमेंडमेंट्स आए हैं, वो भी हम आगे जो है डिस्कस करने वाले हैं। मेंबरशिप और एफिलिएशन, राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से जुड़ने की जो प्रक्रिया होती थी, जिसमें सदस्यता और संबद्धता का विकल्प आपको दिया गया था, इसमें भी एक बहुत बड़ा चेंज जो है वो आने वाला है। देन आफ्टर हम बात करते हैं 4th पॉइंट पर, एक्टिव स्ट्रेटजी। राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की सक्रिय रणनीति में बहुत बड़ा बदलाव किया गया है, जो कि हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। बने रहिएगा हमारे साथ पूरी वीडियो में। हम 5वें पॉइंट पर बात करेंगे, जहां बजट और रिसोर्सेज की जो बजट और संसाधन अब राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ अपनी संस्थाओं के लिए जो है एलोकेट करने जा रहा है, उस पर हम चर्चा करने वाले हैं। हम चर्चा करने वाले हैं बेनिफिशियरी सिलेक्शन पर, कि इस बजट और संसाधन के लिए कौन सी संस्थाएं होंगी जो लाभार्थी के रूप में चुनी जाया करेंगी। तो लाभार्थी चयन प्रक्रिया के अंदर क्या बदलाव आया है, हम उस पर भी जो है डिस्कस करने वाले हैं। और 7th पॉइंट यानी कि जो है आखिरी जो चेंज है इस 1 अप्रैल से जो लागू हुआ है संस्थाओं के क्षेत्र में, वो है इम्पैक्ट असेसमेंट, यानी कि राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ का प्रभावी मूल्यांकन। वो महासंघ का या सामाजिक संस्थाओं का, दोनों का ही विशेष रूप से कैसे इस पर जो है एक नया विकल्प जो है अमेंड किया गया है, इस पर हम परिचर्चा करने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स की। पिछले कई वर्षों से राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ मुख्य रूप से जो है गाइडेंस और नॉलेज के माध्यम से अपनी संस्थाओं को मजबूत करने या उनको मजबूती बुनियाद देने पर जो है केंद्रित रहा था। लेकिन हमारी संस्थाओं को जो है फंड्स या ग्रांट की कमी हो रही थी, जिसके कारण उनके जो डेली यूजुअल एक्टिविटीज़ हैं, जो सोशल एक्टिविटीज़ हैं, वही परफॉर्म नहीं हो पा रही थी, या किसी भी पर्टिकुलर जो गाइडेंस है उसको परफॉर्म करने के लिए भी उनके पास जो है फंड्स और ग्रांट्स की कमी हुआ करती थी। तो इस कारण से हमारे काफ़ी सारे एनजीओ जो हैं इन गाइडेंस को, इन जो है नॉलेज को अपनी संस्था में लागू नहीं कर पा रहे थे। अब राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की उच्च अधिकारियों की जो टीम है, उन्होंने सर्वसम्मति से एक बड़ा निर्णय लिया है कि वर्ष 2026 से राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के लक्ष्य और उद्देश्यों में ग्रांट्स, फंड्स और डोनेशंस के जो अवसर हैं उनको सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी। जी हां, अब महासंघ का जो मुख्य फोकस है वो केवल ज्ञान प्रदान करना नहीं होगा, वो केवल नॉलेज और गाइडेंस प्रदान करना नहीं होगा। अब एनजीओज को वास्तविक रूप से फंडिंग के अवसर उपलब्ध कराना ही राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ का गोल है, राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ का इकलौता टारगेट है, और राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ का इकलौता ऑब्जेक्टिव जो है अब केवल और केवल फंडिंग पर आधारित होगा। जी हां, बात करते हैं हम टारगेट ऑडियंस की। राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ पिछले
7 वर्षों से यानी कि वर्ष 2019 से लगातार एनजीओस को सशक्त बनाने के लिए सक्रिय रहा है। लेकिन क्षेत्रीय भाषाओं में कमी के कारण हम बहुत सारी एनजीओस तक आज भी नहीं कनेक्ट हो पाए हैं। इसमें हमारे लक्षित दर्शक वर्ग को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। अब महासंघ मल्टीपल लैंग्वेजेस ऑप्शंस में यानी कि देश भर की लगभग 7 से अधिक भाषाओं में काम करना शुरू करेगा। महासंघ की टीम विशेष रूप से देश के हर कोने में कार्यरत हर एक एनजीओ तक पहुंचने के लिए सक्रिय रहेगी और इससे देश भर के सभी छोटे और बड़े एनजीओ को समान अवसर मिल सकेंगे। जी बिल्कुल, बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, जहां हमने बात की थी मेंबरशिप और एफिलिएशन की। जी हां, सदस्यता और संबद्धता। राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ में वित्तीय अनियमितताओं के कारण बहुत से कार्यों को प्रभावी रूप से संपादित करने में हमें खुद कठिनाई का सामना करना पड़ता था। इस कठिनाई को दूर करने के लिए, इस वित्तीय अनियमितता को दूर करने के लिए राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ ने एक महत्वपूर्ण बदलाव अनाउंस किया है, जो कि राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की सदस्यता और संबद्धता शुल्क पर बहुत बड़ा प्रभाव डालेगा। जी हां, राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं और सुविधाओं के अनुरूप अब राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की सदस्यता और संबद्धता शुल्क को 3 से लेकर 10 गुना तक बढ़ा दिया गया है। जी हां, ये नई दरें राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की गुणवत्ता, उनकी बढ़ी हुई सेवाएं और नए फंडिंग प्लेटफॉर्म के अनुरूप तय की गई हैं। इससे महासंघ की वित्तीय स्थिरता मजबूत होगी और साथ ही साथ जो हमारे सदस्य एनजीओज हैं उनके फाइनेंशियल डेवलपमेंट के साथ साथ उनकी फंडिंग प्रॉब्लम्स को असाइन करने में भी टीम को अपने एफर्ट्स लगाने में हेल्पफुल होंगी। चलिए जी, ये प्रभावी जो मेंबरशिप और एफिलिएशंस हैं या जितनी भी ये जो बदलाव हैं, ये प्रभावी रूप से यानी कि आज 1 अप्रैल से ही लागू हो रहे हैं। हम बात करते हैं महासंघ की एक्टिव स्ट्रेटजी की। राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ अब अपनी टीम, अपने जो भी जॉइंट वेंचर्स जो चलते थे महासंघ के, और अपने सदस्य एनजीओस को सक्रिय रखने के उद्देश्य से विशेष रणनीतियां लागू कर रहा है। इन सक्रिय रणनीतियों की अगर मैं बात करूं, इसमें कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे महासंघ की टीम को कैसे सक्रिय रखा जाए। तो राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की टीम के लिए वीकली मास्टर क्लासेस का रेगुलर टेलीकास्ट वो सुनिश्चित किया जाना प्रभावी रूप से लागू कर दिया गया है। राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ ने कोविड के टाइम पर एक सीरीज अनाउंस की थी, केसबुक सीरीज, जहां कोई भी संस्थागत साथी निजी रूप से 1-to-1 कन्वर्सेशन में महासंघ के साथ कनेक्ट होता था और अपनी समस्याओं को महासंघ के जो हमारी एक्सपर्ट टीम है उनसे आप अपने पॉइंट्स को डिस्कस करते थे। तो उस केसबुक सीरीज को वापस वीकली या मंथली रूप से उसको स्टार्ट करने के लिए दिशा निर्देशित कर दिया गया है पूरी टीम को। राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ में संस्थाओं को अपने पक्ष रखने, अपनी बातें रखने, अपनी समस्याओं को बताने में हिचकिचाहट महसूस होती थी। वो हिचकिचाहट हम कैमरा फोबिया के रूप में जानते थे कि कैमरे के सामने हमारी संस्थाएं बोलने में सक्षम नहीं हो पा रही थी। उस कमी को दूर करने के लिए काफ़ी समय पहले एक सीरीज स्टार्ट की गई थी, पावर ऑफ वॉइस, जिसे अभी रिसेंटली रीनेम किया गया संवाद स्टेशन के रूप में, जो कि विचारों की चौपाल रहेगी। इसमें संस्थाओं के एक्टिव पार्टिसिपेशन को सुनिश्चित किया गया है, उनकी भागीदारी को बढ़ावा देने पर जोर दिया गया है। इन सभी कार्यक्रमों की नियमितता पर विशेष ध्यान अब दिया जाएगा। बात करते हैं एक्टिव स्ट्रेटजी में उस पॉइंट की जहां पर हमारे एनजीओज, हमारे एफिलिएटेड मेंबर्स हैं। तो महासंघ अब अपनी टीम, अपने ज्वाइंट वेंचर्स और अपने सदस्य एनजीओज को सक्रिय रखने के उद्देश्य से जिन रणनीतियों पर काम करने जा रहा है, उसमें हमारे सदस्यों के लिए यानी कि हमारी मेंबर एनजीओज के लिए क्या रणनीति तय की गई है, मैं उस पर बात करने जा रहा हूं। महासंघ की टीम ने एक विशेष निर्णय लिया जिसमें
हम सोशल कैलेंडर को टास्क एक्टिविटीज के रूप में, जो पहले महासंघ में आपको याद होगा, जो हमारे पुराने साथी हैं, आपको एक टास्क दिया जाता था एवरी मंथ या एवरी वीक के रूप में, और वो टास्क सभी संस्थाओं को कंप्लीट करना होता था। तो मंथली टास्क के रूप में सोशल कैलेंडर से एक एक्टिविटीज टास्क एक्टिविटी के रूप में आपको दी जाया करेगी। इस एक्टिविटी को सभी संस्थाओं को जो है परफॉर्म करना होगा। 3 से अधिक टास्क एक्टिविटीज में अपनी असमर्थता जताने वाली एनजीओज की सदस्यता को प्रभावी रूप से 1 साल तक के लिए ब्लॉक कर दिया जाया करेगा। इन टास्क एक्टिविटीज में जितने भी लीडिंग एनजीओज रहेंगे, यानी कि जो संस्थाएं बहुत अच्छे तरीके से उस टास्क को परफॉर्म किया करेंगी, उस लीडिंग एनजीओ का सिलेक्शन, हर टास्क में एक नई लीडिंग एनजीओ का सिलेक्शन किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, किसी भी एक संस्था को मल्टीपल रूप से जो है लीडिंग एनजीओ के रूप में सिलेक्ट नहीं किया जाएगा। विशेष परिस्थिति विशेष में जब एक संस्थान ही अच्छा काम करता जा रहा है, तो उस विशेष परिस्थिति में कोर टीम की परमिशन पर ही किसी संस्था को 2 बार या 1 से अधिक बार जो है वो चयनित किया जाएगा एक लीडिंग एनजीओ के रूप में, जिसे उस पर्टिकुलर एक्टिविटी को कंडक्ट करने के लिए रुपए 3,000 से लेकर रुपए 15,000 की आर्थिक सहायता भी अब प्रदान किया जाया करेगा। इसको सुनिश्चित कर दिया गया, इसको लागू कर दिया गया प्रभावी रूप से। और जो भी संस्थाएं लीडिंग एनजीओ के रूप में इस पूरे साल भर के टास्क एक्टिविटीज में एक्टिव रूप से पार्टिसिपेट करेंगी, आगे उन्हीं एनजीओज को ग्रांट के अवसरों में प्राथमिकता प्रदान की जाया करेगी। जी हां, बात करते हैं बजट और रिसोर्सेस की। पिछले 7 सालों से एक कह सकते हैं कि बाउंड्रीज के अंदर, क्योंकि राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ का अपना खुद का कोई बजट नहीं था, तो हम संस्थाओं को आर्थिक सहायता देने में अपने आप को असमर्थ महसूस करते थे, अपने आप को बंधा हुआ मानते थे, हमारी कैपेबिलिटीज को बंधा हुआ मानते थे। और ये जो असर है वो कहीं ना कहीं सिर्फ संस्थाओं को आर्थिक सहायता ही नहीं, संस्थाओं को गाइडेंस देना या अन्य सभी जितने भी इनिशिएटिव महासंघ ने चलाए, उस सब में कहीं ना कहीं ये जो फंड की जो कमी होती थी, अपने खुद के बजट, अपने खुद के रिसोर्सेज की जो कमी होती थी, वो कहीं ना कहीं हमें खलती थी और वो सभी चीजों को समान रूप से इंपैक्ट करती थी। लेकिन अब राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ ने हमारे कुछ अग्रणी संस्थाओं के माध्यम से, कुछ हमारे कलेक्टिव डोनर्स के माध्यम से और विगत वर्ष में हमारे सामूहिक प्रयास से जो हमें स्पॉन्सर्स मिले, उनके द्वारा कलेक्ट किए गए, पूरी महासंघ की टीम के सामूहिक प्रयास से कलेक्ट किए गए अनरिस्ट्रिक्टेड फंड को अब हमने अपने बजट और रिसोर्सेज के रूप में जो है तैयार कर लिया है 2026-27 के लिए। ध्यान रखिएगा, अगर हम इस बजट का जो भी अब अवेलेबल है उसका अगर हम सही से उपयोग करें, हम अपने डोनर्स, हमारे सपोर्टर्स, हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं, उनको विश्वास दिलाएं कि उनके द्वारा दिया गया ये जो फाइनेंशियल हेल्प है वो सही जगह पर सार्थक उपयोग उसका अगर किया जा रहा है, तो उस स्थिति में ये फंड एंड ऑफ द ईयर तक 22 करोड़ तक पहुंच सकता है, जिसकी प्रबल संभावनाएं हैं। बस हमें अपने आप को उनके द्वारा दिए गए टेस्टिंग में खरा उतारना है, यानी कि जो हमें फिलहाल इस साल के लिए जो फंड दिया गया है, प्राथमिक रूप से जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट के रूप में हमारे पास जो फंड अवेलेबल है, उसको हम सही वेंचर में, सही दिशा में अगर हम खर्च करते हैं, तो एंड ऑफ द ईयर तक हम इस अमाउंट को 22 करोड़ तक ले जाने के लिए कैपेबल हैं। इस वर्ष के लिए राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के पास जो उपलब्ध कुल अनुमानित राशि है वो लगभग जो है वो 94 लाख रुपए है। चलिए जी, बहुत बड़ी खुशी की बात है कि ये जो फंड है, ये जो बजट है, ये आप सभी संस्थाओं को ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाना है। तो इस बजट और इस रिसोर्सेज को राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के पास जो अब अपना खुद का जो निजी बजट उपलब्ध है, उसका सही और दूरगामी उपयोग करना, सुनिश्चित करना भी हमारा ही कर्तव्य है। और ये मेरे नहीं, महासंघ के ही नहीं, आप सबके लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर आज हमने इस
छोटे से बजट का सही उपयोग किया तो कल को ये बजट एक बड़े स्केल के रूप में हमारे पास आने वाला है टिल द एंड ऑफ द ईयर, राइट। तो जिससे कि निवेशकों, अगर हम इसका सही उपयोग करते हैं, इसका जो है इन संसाधनों का दूरगामी उपयोग करते हैं, है ना, तो हमारे निवेशकों और हमारी जो फंडिंग एजेंसीज हैं उनका विश्वास हम पर बढ़ेगा। इससे हमारे पास फंड की उपलब्धता आगे दिन पर दिन जो है वो बढ़ती चली जाएगी। तो इसमें विशेष निर्णय जो महासंघ के द्वारा लिया गया है वो यह है कि ये जो राशि है, जो कि इस साल का बजट है 94 लाख रुपीस के लमसम, उसको हम अपने सभी छोटे छोटे जो ग्रास रूट एनजीओज हैं उनको स्मॉल ग्रांट प्रोग्राम के रूप में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और ये जो छोटे छोटे ग्रास रूट एनजीओज हैं, ये राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की मेंबर ऑर्गेनाइजेशंस की बात की जा रही है। महासंघ अब अपनी अग्रणी संस्थाओं के माध्यम से एनजीओज को जो है आरओआई या आरएफपी, रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल, आमंत्रित करवाएगा। यानी कि राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ खुद आरओआई जो है अनाउंस नहीं कर सकता, तो जो इसकी अग्रणी संस्थाएं हैं, जो हमारे महासंघ की एक्टिव संस्थाएं हैं, उनके माध्यम से आरएफपी या आरओआई निकाले जाएंगे और पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से इस फंड का जो है वितरण अब सुनिश्चित किया जाएगा। ये बहुत बड़ी एक कामयाबी है हमारी और आपकी। तो एक बार सभी संबद्ध संस्थाओं को, सभी मेंबर ऑर्गेनाइजेशन को बहुत बहुत शुभकामनाएं कि अब हम अपने प्रयासों पर एक नई जो है नींव खड़ी करने जा रहे हैं। चलिए बात करते हैं बेनिफिशियरी सिलेक्शन प्रोसीजर की। इस वर्ष भी राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से संबद्ध संस्थाएं और जो लगातार सक्रिय एनजीओज हैं उनको मुख्य लाभार्थी के रूप में चयनित किया जाएगा। जो भी हमारी चयनित संस्थाएं होंगी उनको बुनियादी रूप से कुछ सुविधाएं दी जाएंगी। जो बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, बुनियादी सेवाएं हैं, वो तो दी ही जाएंगी। साथ साथ 1-to-1 जो है गाइडेंस आपको प्रोवाइड की जाएगी। जो सेलेक्टिव एनजीओज हैं, हमारी मुख्य लाभार्थी एनजीओज जो रहेंगी, और पूरे वर्ष उनका जो है फ्री ग्रांट एप्लीकेशन हेल्प महासंघ की ओर से किया जाएगा, जिसके लिए इस साल भी 10 जिन संस्थाओं को चयनित किया गया है उनकी सेवाएं प्रभावी रूप से जो है 15 मार्च से लागू कर दी गई हैं और अब 1 अप्रैल से वो अपनी किसी भी ग्रांट के लिए महासंघ को निर्देशित कर सकते हैं। नई रणनीति जो बनाई गई उसके तहत एनजीओज की सोशल मीडिया की सक्रियता को बढ़ाने पर विशेष रूप से जोर दिया जाएगा। गैर संबद्ध जो संस्थाएं हैं, महासंघ से जो संस्थाएं एफिलिएटेड नहीं है, मेंबर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, ऐसी संस्थाओं को लाभार्थी के रूप में कैसे चयन किया जाना है, इसके लिए भी महासंघ ने अपनी एक जो है पूरी स्ट्रेटजी तैयार की है, जिसमें हम उन संस्थाओं का, यानी कि जो संस्थाएं महासंघ परिवार का हिस्सा हैं अथवा नहीं भी हैं, जो नई संस्थाएं हैं जो महासंघ परिवार का हिस्सा नहीं हैं, उनका अचानक दौरा किया जाएगा, रैंडम विजिट की जाएगी और उनको महासंघ के इस इनिशिएटिव के साथ जो है एड ऑन करके उनको बेनिफिशियरी बनाया जाएगा। चलिए बात करते हैं अब इम्पैक्ट असेसमेंट की, 7th पॉइंट की। पिछले 7 वर्षों से राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ ने आप सभी संस्थाओं को प्रत्यक्ष रूप से भी और अप्रत्यक्ष रूप से भी लाभ प्रदान किए हैं। हमारी संस्थाएं पिछले 7 साल से महासंघ से जो है लाभ प्राप्त कर रही हैं, लेकिन अभी तक हमने इसका कोई व्यवस्थित लेखा जोखा नहीं रखा था। लेकिन अब राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ ने इसके लिए एक नया प्रावधान जो है अनिवार्य कर दिया है। यानी कि अब वित्तीय वर्ष 2026 से प्रभावन और रिपोर्टिंग की जो मापदंड हैं उसको अनिवार्य कर दिया गया है। रिपोर्टिंग की अनिवार्यता लागू कर दी गई है। यह कार्य वीडियो फीडबैक और लिखित टेस्टिमोनियल के माध्यम से किया जाएगा। यानी कि अब राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ से अगर आपको कोई भी फायदा लेना है, कोई भी बेनिफिट लेना है, तो उससे संबंधित आपको अपना फीडबैक या टेस्टिमोनियल लिखित रूप से या वीडियो के रूप में आपको प्रोवाइड करना अनिवार्य हो जाएगा। जब भी कोई सेवा आपको दी जाएगी, आपसे लिखित या लिखित प्लस या नहीं, लिखित और वीडियो फीडबैक आपसे लिया जाएगा, जिसको जमा ना करने की स्थिति में उस संस्थान की, उस पर्टिकुलर एनजीओ की आगे की सेवाओं को बाधित कर दिया जाएगा। यानी कि आगे वो हमसे और जो है बेनिफिट्स नहीं ले पाएगा। तो अब आपकी संस्थान को राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की तरफ से कोई भी बेनिफिट मिलता है या राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ के प्रयास से अगर आपको कोई भी फायदा मिलता है, तो उसका वीडियो फीडबैक और लिखित टेस्टिमोनियल आपके द्वारा जमा किया जाना अब अनिवार्य कर दिया गया है। हर लाभार्थी को, राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ को अपनी उपलब्धियां, अपनी चुनौतियां
अपने प्रभाव की रिपोर्ट महासंघ को देना, नियमित रूप से देना जो है अनिवार्य कर दिया गया है। ये नियमित रूप जो है वो मासिक रहेगा या फिर त्रैमासिक रहेगा। इससे संबंध में जो है सूचना आपको ग्रुप में भेज दी जाएगी। चलिए, राष्ट्रीय महासंघ ने अपना स्ट्रेटजिक एक रोडमैप तैयार कर लिया है इस वर्ष के लिए। एक लॉन्ग टर्म व्यू जो है हमारे स्ट्रेटजिक गोल का और हमारे की माइलस्टोन्स का, वो अब आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है, जहां हम फंडिंग एक्सेस प्रायोरिटी से शुरू करेंगे, यानी कि स्मॉल ग्रांट जो हमारे पास रहेंगी वर्थ ऑफ रुपीज़ 94 लाख रुपए तक की जो हमारे पास स्मॉल ग्रांट्स हैं, उनको मार्च 2027 तक डिस्ट्रीब्यूट किया जाना सुनिश्चित किया गया है। मल्टी लैंग्वेज आउटरीच में हमारी राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ को अब रीजनल एनजीओज तक 8 प्रमुख भाषाओं में सितंबर 2026 तक पहुंचना अनिवार्य कर दिया गया है। एक्टिव एंगेजमेंट ड्राइव को सुनिश्चित करने के लिए वीकली मास्टर क्लासेस और रुपए 3,000 से लेकर 15,000 रुपए के जो अवार्ड एक्टिव एनजीओज के रूप में आपको टास्क परफॉर्म करने के लिए दिए जाएंगे, वो सुनिश्चित कर दिया गया, लागू कर दिया गया है। ट्रांसपेरेंट इम्पैक्ट ट्रैकिंग के लिए जो मैंडेटरी फीडबैक हैं या टेस्टिमोनियल हैं सभी बेनिफिशियरी से, वो लिए जाना अब अनिवार्य कर दिया गया है। ग्रास रूट फंडिंग जो मॉडल है उसको प्रभावी रूप से लागू कर दिया जाएगा, यानी कि हमारा जो स्मॉल ग्रांट डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम है उसको स्टार्ट कर दिया जाएगा। उसके संबंधित जो आरओआई या आरएफपीज हैं वो अब अनाउंस होना शुरू कर दिए जा रहे हैं। चलिए जी, अब यानी 1 अप्रैल से राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ एक नई ऊंचाई पर पहुंचने जा रहा है। फंडिंग, भाषाई पहुंच, सदस्यता शुल्क, सक्रिय रणनीति, बजट वितरण, लाभार्थी चयन और प्रभाव मापन, सभी क्षेत्र में जो बदलाव ये किए गए हैं, ये बदलाव आपके एनजीओ को, आपको सशक्त, आत्मनिर्भर और पारदर्शी बनाने में सहायक सिद्ध होंगे। ये नया अध्याय न केवल महासंघ के लिए बल्कि पूरे देश के सामाजिक क्षेत्र के लिए एक मील का पत्थर साबित होने वाला है। जी हां, इस साल राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ की जो थीम रहेगी वो है नई दिशा, नई उम्मीद। जी हां, आपका राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ सबके लिए, सबके साथ, सबकी तरक्की। थैंक यू, आभार, धन्यवाद। और आपको राष्ट्रीय एनजीओ महासंघ का ये प्रयास कैसा लगा, नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। थैंक यू।